नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश तिवारी गुप्तगू के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जी हां, तो आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में हो रहे बड़े भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हम लोग अफगानिस्तान में हो रहे तालिबान के कब्जे को लेकर के आज गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ आदित्य तिवारी जी। उनका जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करेंगे। नमस्कार आदित्य जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। जी हाँ, तो हमारे दर्शकों की एक खास डिमांड थी कि हम लोग तालिबान को लेकर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को लेकर के नए जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करें। तो मैं आदित्य जी पूछना चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि हाल ही में जो तालिबान द्वारा कब्जा किया जा रहा है अफगानिस्तान पर, वहां पे वर्तमान परिदृश्य में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है? मैं बोलूँगा जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं आकाश जी वो काफ़ी चिंताजनक हैं। अगर आप मानव हैं, आपको मानवीय मूल्यों की समझ है, अगर आपके अंदर हल्की सी भी मानवता है जो कि हर एक मानव में होती है, तो आपको चिंतापूर्ण स्थिति में रहना चाहिए तालिबान की। आप ये मत समझ, जैसे हमने शुरू में सुना था कि जब कोरोना वायरस आ रहा था तो हमने कह दिया कि ये चाइना का है, हमने इतना सोचा नहीं, हमारी सरकारों ने भी थोड़ा लेट किया उसके लिए। तो आप समझ लीजिए ये भी उसी तरीके की एक परेशानी है जो हमारे सामने आ गई है। तो इस समय भारत सरकार द्वारा जो गतिविधियां की गई, जो विदेश मंत्री जी द्वारा भारतीयों को वहां से निकालने का कार्यक्रम किया जा रहा था, तो कहीं नहीं लगता कि आपको कि कहीं ना कहीं सरकार ने उसमें देरी करी? जो भारतीय नागरिक थे उनको भारत लाने में काफी वक्त लगा दिया, क्योंकि ये हम लोग लगातार टीवी चैनलों पर देख रहे थे, तो हम लोगों ने लगातार पूर्वानुमान लगा रहे थे कि वहां ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। फिर भी सरकार ने इसे सजगता पूर्वक कार्य क्यों नहीं किया? देरी तो बिल्कुल हुई आकाश, और साथ ही साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो हुई है, आप ये समझिए कि हमने जो सोचा था तालिबान को जितना समय लगेगा काबुल को हथियाने में, काबुल के ऊपर कब्जा जमाने में, उससे बहुत ही कम समय में जी उसने कब्जा कर लिया। तो आदित्य जी, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे कि तालिबान ने इतनी जल्दी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया? सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, जी। मेरे हिसाब से जो हमारी वहाँ की अफगान की फोर्स थी, आर्मी थी, अफगान आर्मी थी, उसे डिफेंसिव होने की ट्रेनिंग दी गई। ओके। हमारी कोई भी आर्मी जब तक अटैक नहीं करेगी तो आप ये मत सोचिए कि आपका देश सुरक्षित रहेगा। हमें हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर गर्व करना चाहिए कि वो डिफेंसिव होने के साथ साथ उतनी ही अटैकिंग है। लेकिन जो तालिबान की आर्मी थी उनमें तीन लाख है उनके सोल्जर्स, और आप तालिबान को जो अफगान आर्मी है उसमें 3 लाख सोल्जर्स हैं, और जो तालिबान आर्मी है करीब 70,000 की, करीब 70 से 80,000 मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो नंबर्स में आप देखिए एडवांटेज जो था अफगान आर्मी के पास था। जो सो प्रॉब्लम आई है वो ये था कि हमने उन्हें डिफेंसिव होने की ट्रेनिंग दी, ना कि अटैक करने की ट्रेनिंग दी। ऐसा भी कई न्यूज चैनल में और अच्छा विशेषज्ञ जब बता रहे थे कि जो अमेरिका की आर्मी वहां पे तैनात थी उसको हाल ही में हटा लिया गया। तो आपको नहीं लगता कि उन्हें एक फेस में हटाना चाहिए, ताकि मतलब कि ताकि उनकी फोर्स कैपेबल बन सके, या फिर वो इतना बलशाली या पावरफुल बन सके ताकि वो तालिबान का सामना कर सके? कुछ अमेरिका ने कुछ ज्यादा जल्दी नहीं दिखाई इस फैसले में लेने में? ज्यादा जल्दी नहीं, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा जल्दी दिखाई। अमेरिका को अगर आप देश देखेंगे, विश्व पटल के मंच से अगर आप अमेरिका को देखेंगे, तो वो अपने आप को एक तरीके से अथॉरिटी समझता है दुनिया के ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए। वो खुद को समझता है, जैसे आप यूएस को अंकल सैम कहते हैं, तो अंकल सैम समझते हैं कि हम ही हैं जो दुनिया में जहां कुछ भी गलत हो रहा है हम ही करेक्ट करेंगे। तो अगर आप उस अथॉरिटी को पंच मार्क करते हैं, अगर आप उस अथॉरिटी को सोचते हैं वहां पे हम हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हल्का सा रुक के आपको करना है, बिल्कुल आपके देश की नीतियां, आप हटाते आर्मी को, लेकिन एक फेज मैनर में हटाना चाहिए था। जो ये सडन हुआ है, जो तालिबान से इन्होंने सोचा, हमारी जो बातें हुई है दोहा में, अगर वो बातों को तालिबान मान जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन तालिबान कभी नहीं माना, पहले भी नहीं माना, अभी भी नहीं माना। तो आदित्य जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि दोहा में क्या समझौता हुआ तालिबान के साथ? देखिए दोहा में अगर आप बैठते हैं, वहां पे दोहा में जो भी बातें हुई है, मैं आपको छोटे से उसमें समझाता हूँ। वहां पे सबसे पहली बात कि तालिबान को, ये ट्रंप के काल से स्टार्ट हुआ, तो ट्रंप जी ने बोला कि तालिबान आए, टेबल पे बैठे, टेबल पे बैठ रहे हैं भैया, उनकी खातिरदारी हो रही है। उसके बाद ये बोला गया कि आप पीस शेयरिंग और पावर शेयरिंग का एक मॉडल बनाइए। इसके साथ में अफगान की जो सरकार थी, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अशरफ गनी की सरकार थी, उसके साथ मिलकर तालिबान एक पावर शेयरिंग का मॉडल बनाए। लेकिन उन्होंने क्या गलती कर दी, जैसे ही वहां यूएस इलेक्शन खत्म हुए तो बाइडन ने डेट डिक्लेयर कर दी। क्या किया बाइडन जी ने? डेट डिक्लेयर। उन्होंने बोला कि 9/11 मतलब सितंबर जो है अपना 9, वो उनकी डेडलाइन बता दी, 11 सितंबर। 11 सितंबर उन्होंने डेडलाइन बना दी कि हमें यहाँ से निकलना है। अब आपके सामने जब डेडलाइन हो जाएगी तो आप खुद एश्योर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, भाई यहाँ के बाद तो मेरी राज है, तो मैं पहली गुंडा इसी करने लगूँ। तो बस तालिबान ने यही काम किया है कि वहां पे जो भी उनकी दोहा में बात हुई उसको दरकिनार करते हुए उनके लड़ाकों को छोड़ दिया, जिन्हें हम टेररिस्ट बोलते हैं, क्योंकि आज भी यूएन ने किया, हमारा खुद का देश देखिए, उन्होंने तालिबान को एक टेररिस्ट
मतलब संगठन घोषित कर रखा है, तो उनके टेररिस्टों को छोड़ दिया और अंधाधुंध आवारों की तरह वो घूम रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगा, आज ही का उनका स्टेटमेंट, उन्होंने कहा है कि जो हमारे लड़ाके हैं, तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि उनको महिलाओं के साथ पेश आने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। ओके। अब आप ये बताइए, कब किसी इंसान को महिलाओं के साथ पेश आने की ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके घर से संस्कार में आते हैं ये चीज। लेकिन उनके लड़ाके अब इतने अमानवीय हैं कि उनको ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि महिलाएं घर से ना निकले, और ये तालिबान कह रहा है कि हम इनको अपनी सरकार में लाएंगे। तो आप सोचिए कितनी अमानवीय स्थिति हो रखी है वहाँ पे महिलाओं की और बच्चों की। आदित्य जी, अब मेरे दो प्रश्न है। एक, आपने यूएन का जिक्र किया, तो यूएन पे मैं बाद में बात करूंगा, अभी बात करते हैं अशरफ गिनी की। तो जिस हाल पे देश, जिस हाल पे तालिबान के आतंकी उनको नोच रहे, घसीट रहे, महिलाओं की इतनी बुरी स्थिति हो रही है, अमानवीय कृत्य हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होने के नाते उनकी ये भूमिका बनती थी कि वो अपने देश में रहें, अंतिम सांस तक लड़े? बल्कि उन्होंने तो सांस तक लड़ने को तो छोड़ो, उन्होंने तो थोड़ा सा संघर्ष भी नहीं किया और सीधा वो तजाकिस्तान फ्लाइट से चले गए। पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न आपका जवाब देने से पहले मैं पूछना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशन, जो आपने नाम दिया, यूनाइटेड नेशन जो कि एक ये मानता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इसका जो है स्थापना की गई थी, परंतु ये कहीं ना कहीं पावरफुल कंट्रीज की ओर झुकती हुई दिखाई देती है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि आज तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पे, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। कल को तालिबान ये भी कह सकता है कि मैं पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता हूं, और वो कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार यूनाइटेड नेशन का रुख है। जो पावरफुल कंट्रीज है, बात करें, मैं तो दूसरों की बात नहीं, इंडिया की भी बात कर रहा हूं, इंडिया ने भी इसमें अपना रुख साफ नहीं किया। चाइना और रसिया पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और जो है जो बाइडेन ने ऐसा बयान दिया कि हमारी आर्मी वहां पे क्यों मरे। तो भाई यूनाइटेड नेशन की अवधारणा क्यों लागू की गई कि यूनाइटेड नेशन का गठन शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से शायद 1945 में किया गया था? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन 1945 में किया गया था। तो कहीं ना कहीं जब आप ये वर्तमान परिस्थिति देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन पावरफुल कंट्रीज की ओर झुकता दिखता है। तो इस परिदृश्य में आप क्या वर्तमान स्थिति से कहना चाहेंगे? यूनाइटेड नेशंस विगत कई वर्षों से फेल होता आया है। कभी भी ऐसे जो मुद्दे उसके सामने आए हैं, चाहे वो सीरिया का मुद्दा हो, चाहे वो ISIS का मुद्दा हो, रिसेंट में आपने अभी इजराइल का भी मुद्दा देखा, और अभी सबसे बड़ी जो समस्या आपके सामने खड़ी है वो अफगानिस्तान की। कारण कि हमारे भारत जैसे प्रबुद्ध देश उसके परमानेंट मेंबर आज भी नहीं है, उनके पास वीटो की ताकत भी नहीं है। तो जब तक इन 5 देशों के पास ही वीटो की ताकत रहेगी आकाश जी, सिर्फ और सिर्फ वहां पे बड़े देशों की लॉबी होगी। एक फुटबॉल की तरह जो ये मुद्दे होंगे, इस कोर्ट से उस कोर्ट में जाएंगे और देश एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, और मानवता के कृत्य हमेशा अमानवीय होंगे। जी हाँ, तो अभी आदित्य जी ने बताया कि जो 5 कंट्रीज है उनके पास वीटो है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो 5 कंट्री है वो उनमें से फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना और अमेरिका। तो ये 5 कंट्रीज जो हैं, अगर यूनाइटेड नेशन में कोई प्रस्ताव आता है, तो उस प्रस्ताव में अगर इनकी आम सहमति नहीं बनती, तो प्रस्ताव कहीं ना कहीं गिर जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों को कथित रूप से पता है, और कथित रूप से क्या पूरी तरीके से स्पष्ट है कि तालिबान का संरक्षण जो है चाइना द्वारा किया जा रहा है, तो चाइना अगर ये प्रस्ताव लाया भी गया तो उसे वीटो करके गिरा देगा। तो बिल्कुल आपकी बात सही कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन पे कई चीजों पे सुधार होना जरूरी है। जब तक सुधार नहीं होगा, तब तक इसी तरीके से अमानवीय कृत्य होंगे, और जो पावरफुल कंट्रीज होंगी उनका आधिपत्य बना रहेगा। और इसका जो दूरगामी परिणाम सर जो हम लोग देख पाते हैं वो ये कि जो जिसको उत्पन्न करता है बाद में उसका ही विरोध करता है। बिल्कुल सही। इसे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो हम इसे लोग लेंज का रूल कहते हैं। जो जिससे उत्पन्न होता है उसी का बाद में विरोध करता है। ये आप भारतीय परिदृश्य में देखेंगे और इसमें देखेंगे। तो आदित्य जी, हम लोग अब अगले विषय पे चर्चा करते हैं कि जो अशरफ गिनी जी थे, जो एक मतलब चुने हुए राष्ट्रपति थे, जिन पर लोगों की निगाहें थी कि जब हमारे देश पर कोई हमला होगा तो हमारे देश का प्रधान राष्ट्रपति लड़ेगा हमारे लिए, लेकिन उन्होंने बड़ी कायरता पूर्वक देश से निकल गए। वो कहीं ना कहीं अपने दायित्व से पल्ला झाड़ गए। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? आकाश जी, अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति को देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन या जियो पॉलिटिक्स को आप देखेंगे, तो आप पाएंगे वहां पे 2 चीजें होती हैं। एक जो हमें किताबों में मिलती है, जिसे हम कहते हैं आइडलिज्म, दूसरी जिसे कहते हैं रियलिज्म। अगर आप आइडलिज्म की बात करेंगे तो वहां पे अशरफ गनी को टिके रहना चाहिए था। तालिबान वहां पे आता, सत्ता कब्जाता और उनके साथ बर्बरता से उनकी शायद हत्या भी कर देता, या और भी उनके साथ गलत चीजें करता। दूसरी थी रियलिस्टिक चीज, जो कि उन्होंने अपनी जान बचाना, मैं बोलूंगा देश के लिए नहीं, अपनी जान बचाना ज्यादा सही समझा और वहां से निकल गए। लेकिन एक बात बताइए आकाश जी,
अगर नेल्सन मंडेला जी हैं, जिन्होंने करीब कहते हैं मतलब कई सालों तक जी। कई दशक उन्होंने गुजार दी जेल में, अगर वो अपने देश के लिए लड़ते ना, वहाँ जेल ना जाती, या उनको डर रहता उनकी जान का, रेजिस्ट ना करते एपेटाइट रूल को, तो आपको लगता है कि आज साउथ अफ्रीका जो हम देख रहे हैं, जितना वो खुल गया, जितनी डेमोक्रेसी वहाँ पे है, कभी आ पाती? जी बिल्कुल सही आदित्य जी ने कहा, दूर क्या जाना, हम अपने देश में ही महात्मा गांधी जी का अगर उदाहरण ले लेते हैं तो उनको कितनी यातनाएं दी, लेकिन वो अपने नियमों के साथ खड़े रहे और देश को भगा दिया। जिन अंग्रेजों के समय ये कहा जाता था कि सूरज कभी अस्त नहीं होता, उन अंग्रेजों को ये बता दिया कि भारतीयों में क्या ताकत है। तो दोस्तों सर ने बिल्कुल सही बताया कि अगर राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। तो जो अफगानी सैनिक थे उनका कहीं ना कहीं मनोबल गिरा कि उनका राष्ट्रपति उन्हें छोड़कर चला गया, शायद इस कारण उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ एक वर्ग है जो कि अभी भी डटा हुआ है, जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है और अफगानिस्तान के लोगों के मन में उसने कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जला दी है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं पंचशीर के उस कमांडर की, अहमद शाह मसूद जी की। जी हाँ, अहमद शाह मसूद जी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कह रखा है कि जब तक अहमद शाह मसूद पंचशील में जिंदा है, पंचशील में जिंदा है, इसका हिस्सा है, तब तक अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात नहीं बनने देगा। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और मैं एक परिदृश्य में और चर्चा करना चाहता हूं कि 1998 में जिस तरीके से तालिबान के कब्जे को हटाया गया था, उसको वर्तमान परिदृश्य में आप कैसे देखते हैं? क्या वह सब कुछ आज के परिदृश्य में संभव है या नहीं? आकाश जी, जो पंचशीर वैली है, अगर आप पहले की पंचशीर वैली को देखेंगे जिसको तालिबान कभी भी नहीं कब्जा पाया, उस वक्त एक अलायंस फॉर्म हुआ था जिसके झंडे तले आज भी ये रेजिस्ट कर रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस। वो नॉर्दर्न अलायंस 7 से 8 ऐसे बड़े बड़े देश थे जो कि उसका सपोर्ट कर रहे थे। 3 देशों का नाम मैं आपके सामने लूंगा, इंडिया, रशिया और अमेरिका। किसी भी मिलिशिया का अगर ये 3 कंट्री सपोर्ट करें, आप बताइए क्या उसे हरा पाना, मैं कह रहा हूँ जीत उनके खिलाफ, मतलब हार जाना नहीं, उनको हरा पाना पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल नहीं। अब आज के परिदृश्य की बात करते हैं, वही नॉर्दर्न अलायंस है, उसी दम के साथ वो खड़ा हुआ है, लेकिन आज नॉर्दर्न अलायंस वहां पे नहीं है। आज इंडिया बैकफुट पे खेल रहा है, अमेरिका तो आपने देखे पिच छोड़ के रिटायर्ड होके चला गया है, और रशिया बस दोस्ती करना चाह रहा है तालिबान से। तो वो जब ये 3 देश आकाश जी एक साथ रहेंगे, तो आप बताइए किसी भी आदमी आप आराम से हरा सकते हैं या पीछे भी ढकेल सकते हैं। इस कारण से पंचशीर वैली बची थी। लेकिन अब का परिदृश्य आप देखेंगे तो तीनों ही देश पता नहीं कहाँ पे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि 1998 में जिस तरीके से तालिबान को हटा दिया गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं इन शक्तिशाली देशों का महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आप क्या इस बात पर प्रकाश डालेंगे? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आज की परिस्थिति में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि वही देश जो कभी इनका विरोध करते थे, आज 20 या 22 वर्षों के बाद उनका समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको सह दे रहे हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी आकाश जी। ये सब कुछ शुरू हुआ था जब कि एम्बिशियस राज्य यूएसएसआर जो था वो चाहता था हम कैसे ना कैसे करके इंडियन ओशन तक पहुंच जाए। तो उसे जो रास्ते में दिखा सबसे पहले वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पे कब्जा करने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट था वो ईरान का छोटा सा भाग या पाकिस्तान का छोटा सा भाग लेके इंडियन ओशन तक आना चाहता था यूएसएसआर। तो यूएसएसआर हुआ नहीं, 79 में गया था, 89 में वापस जाना पड़ा उसे। क्यों? क्योंकि वहां पे मुजाहिदीनों को ट्रेन करवाया गया। किसके द्वारा? CIA जो अमेरिका की थी और पाकिस्तान की ISI जो हमेशा से थी। उन मुजाहिदीनों को उन्होंने ट्रेन किया। फिर वही मुजाहिदीन आखिरी में जब वो वहां से भाग गया, यूएसएसआर चला गया वापस हार के 89 में, आपस में लड़ने लगे। इतना उन्होंने ओपियम की वहां पे खेती की, हेरोइन वगैरह, अफीम वगैरह, जितना कुछ भी हो सका था ये सब वेस्टर्न कंट्रीज में जाने लगा। एक जो बांध था ना, जो तालिबान का गठन एक तरीके से हुआ 94 में, जी मुल्ला उमार थे, उन्होंने गठन किया इसका। तो जब इन्होंने गठन किया फिर 96 98 में इन्होंने सरकार बनाई और 2001 तक वहां पे सरकार चलाई। 2001 में जो कहते हैं ना अपन, वो आखिरी स्ट्रॉ जो कि कैमल की बैक को तोड़ता है, वो था जो 9/11 का अटैक हुआ था जी आपके अमेरिका पे, जो ट्रेड टावर पे जो 9/11 का अटैक हुआ, वहां पे फिर अमेरिका ने इन्वेड किया और नेटो के पावर से उसको हटाया। लेकिन अब तक जब रशिया ने देखा कि हम टूट गए, हम हार गए, तो हम कैसे अमेरिका को जीतने दें। अब रशिया बड़े गेम में आ गया और रशिया और चाइना मिलकर सपोर्ट करने लगे उन तालिबानियों का, मुजाहिदीनों का, और फिर कहीं ना कहीं अमेरिका हारता गया। और 20 साल बाद उन्होंने बोला कि त्रस्त है हमारे लोग, क्यों मरे, कब तक मरे, और जल्दबाजी में, इतनी जल्दबाजी में जो बाइडेन ने अपनी घर की राजनीति चमकाने के। तो आदित्य जी, जो वर्तमान स्थिति है तालिबान की, अफगानिस्तान की,
तो अफगानिस्तान के लोग इस परिस्थिति से जो अमानवीय कृत्य उनके साथ हो रहा है कैसे निपट सकते हैं? आकाश जी, अफगानिस्तान के सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय रास्ता और दूसरा जो खुद उनकी सरजमी से निकलेगा। जी। पहला रास्ता ये है कि हमारे जैसे बड़े देश जैसे कि भारत हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, अगर वह सच में चाहता है मानवता के लिए, अफगानी लोगों के लिए, तो वो खड़ा हो तालिबान के खिलाफ और कहीं ना कहीं उनको पीछे खदेड़े और कोई ना कोई एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सरकार को स्थापित करे। लेकिन मैं बोलूंगा ये रास्ता कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो दूसरा रास्ता यही है कि अफगानिस्तान की खुद की आम जनता, खुद की आवाम वहां पे वापस से उठे, संघर्ष करे। मैं मानता हूं ये संघर्ष बिल्कुल भी अहिंसावादी नहीं होगा, बहुतों की जान जाएगी, बहुतों की ही जान जाएगी, लेकिन फिर भी एकमात्र रास्ता जो अफगानियों के पास है कि वो खुद स्वयं संघर्ष करें और अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ें। एक गृह युद्ध होगा कुछ पल के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही एक अच्छा रास्ता उनके लिए। मैं एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगा कि इस पूरी भूमिका में आप भारतीय सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं कि उसका स्टैंड क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि सरकार करीब 15 दिन का और इंतजार करे, अपने सभी लोगों को वहां से पूरी तरीके से निकाल ले। जितने भी लोग उनको अगर वो शरण दे सकती है, हमारा देश अगर एब्जॉर्व कर सकता है वहां के रेफ्यूजियोज को एक लिमिटेड, तो उनको वहां से ले ले। जो माइनॉरिटीज है एटलीस्ट उनको तो वहां से अपन वो एब्जॉर्व कर ही ले। इसके बाद सरकार अडिग होके बगैर डरे खड़ी हो तालिबान के विरोध में। विरोध का मतलब कि उनको मौका न देगी वो अमानवीय कृत्य करे, जो भी अमानवीय कृत्य हो उसके खिलाफ वो वहां पे खड़ी रहे और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे रखे कि ये आपकी गलतियां हैं, ये आपने गलत किया है। और अगर वहां की सरकार चलाना चाह रही है, तालिबान सरकार चलाना चाह रही है, तो उनको सरकार चलाना सिखाए, भारत आईना दिखाए, क्योंकि भारत के पास ही सबसे अच्छी लोकतांत्रिक सरकार इस विश्व में, सबसे बड़ा लोकतंत्र। जी हाँ, तो जैसा कि आदित्य सर ने बताया, आदित्य जी ने बताया कि वहां के लोगों को कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहां के लोग साहस दिखाएंगे तो लोग उनके साथ खड़े होंगे। मैं एक इतिहास का जिक्र अपने दर्शकों से करना चाहता हूं कि जब बहादुर शाह जफर को रंगून ले जाया जा रहा था, तो उस समय वहां के जो वायसराय थे उन्होंने कहा, शायर थे क्योंकि बहादुर शाह जफर, तो उन्होंने कहा दम दमे में दम नहीं है, खैर मानो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो उस समय हमारे देश के बादशाह ने उनका प्रत्युत्तर दिया कि गाजियों में जब तलक बू रहे ईमान की, तेग लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो जब देश के नागरिक खड़े होंगे तभी परिवर्तन होगा, तभी उनके साथ लोग खड़े होंगे। तो मैं अफगानिस्तान देशवासियों से, वहां के लोगों को अपील करता हूं, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में बड़े नेताओं से अपील करता हूं कि उनके साथ हो रहे अमानवीय कृत्य को रोके और जो उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो उनके लोकतांत्रिक मानवीय मूल्य हैं, उनका कहीं ना कहीं रक्षण करें। इसी के साथ हम इस अपने एपिसोड को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य जी।